नमस्ते और स्वागत है आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम फैमिली साइकोलॉजी यानी पारिवारिक मनोविज्ञान की एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। एक बेहद टॉक्सिक घर और उसे बचाने वाला एक ऐसा अजीबोगरीब इंटरवेंशन जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इस कहानी के केंद्र में है एक कामवाली जिसने घर की साफ सफाई करने से ही साफ मना कर दिया, है ना अरीब? तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस कहानी और इसके पीछे छिपे साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस डायलॉग पर गौर कीजिए। मैं तुम्हारी बीवी हूं या कामवाली? ये वो चिंगारी थी जिसने इस घर में एक बहुत बड़े धमाके की नींव रखी। कहानी शुरू होती है राजीव और उसकी पत्नी संजना से। राजीव ऑफिस से थका हारा घर आता है। संजना बड़ी खुशी से उसे अपनी नई बनारसी साड़ी दिखाती है, लेकिन राजीव वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके बस खाना मांगता है। खाना खाता है और अपनी जूठी प्लेट वहीं बिस्तर पर छोड़ देता है। जब संजना उसे प्लेट उठाने को कहती है तो पता है राजीव का जवाब क्या होता है? वो कहता है कि वो दिन भर कमाता है, इसलिए प्लेट वो नहीं उठाएगा। और बस यहीं से एक ऐसी तीखी बहस शुरू होती है जो पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रख देती है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक डिनर प्लेट की बात नहीं थी, ये तो उस घर में पनप रही गहरी कड़वाहट की बस एक छोटी सी झलक थी। तो चलिए अब जरा इस पूरी चेन रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ से शुरू होता है विवादों का एक पूरा सिलसिला। सुबह की शुरुआत राजीव और संजना के बीच डिनर प्लेट की उस भयंकर बहस से होती है। अब दोपहर आती है। राजीव का वो सुबह वाला गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और वो उसे अपनी छोटी बहन नैना पर उतार देता है। वो उससे चाय बनाने को कहता है और नैना भड़क जाती है कि वो कोई नौकरानी नहीं है और उसे बड़े भाई का रौब नहीं झाड़ना चाहिए। शाम ढलते ढलते ये गुस्सा नैना से ट्रांसफर होकर वापस संजना तक पहुंच जाता है, जब उन दोनों के बीच एक इस्तेमाल की गई लिपस्टिक को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। और रात होते होते राजीव की मां मनोरमा भी इसमें कूद पड़ती हैं और नैना के रंग रूप और उसकी शादी को लेकर उसे कड़वे ताने मारने लगती हैं। घर के मुखिया प्रदीप ये सब देखकर पूरी तरह हताश हैं। मतलब एक शख्स का बेवजह का गुस्सा कैसे एक ही दिन में पूरे घर में आग लगा सकता है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। अब आप खुद सोचिए, इस लगातार चल रही गोलाबारी का नतीजा क्या होगा? इस घर की जो बेचारी असली काम वाली थी ना, चंपा, जो चुपचाप अपना काम करना चाहती थी, वो इन सब के तानों और झगड़ों के बीच बुरी तरह पिसने लगी। कोई बर्तन गिराने पर उस पर चिल्ला रहा है, कोई रास्ते से हटने के लिए धक्का दे रहा है, वो कुछ सही बोलने की कोशिश भी करे तो उसे डांटकर चुप करा दिया जाता। हर इंसान की एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, राइट? और चंपा का वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। लगातार तानों से परेशान होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने सीधा कहा, आप लोग आपस में लड़ते हो और मुझे सुनाते हो, और ये कहकर उसने काम छोड़ दिया। अब ये परिवार न सिर्फ अपनी इमोशनल गंदगी में डूब रहा था, बल्कि घर की असली फिजिकल गंदगी में भी बिल्कुल अकेला छूट गया था। और बिल्कुल यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। घर की हालत खराब है, ना झाड़ू लगा है ना पोछा, सिंक में बर्तन पहाड़ की तरह जमे पड़े हैं। पति पत्नी और ननद भाभी के बीच रोज नई महाभारत हो रही है। तभी दरवाजे पर एक नई कामवाली आती है, शीला। लेकिन रुकिए, उसकी शर्त सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शीला बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है कि वो सब्जी काटेगी, कपड़े सिलेगी, बुजुर्गों का ध्यान रखेगी, लेकिन झाड़ू पोछा और बर्तन वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। वो खुद को डोंट वरी वाली कहती है। अब सोचने वाली बात है, जिस घर में बर्तन धोने और पोछा लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत हो, वहां ऐसी कामवाली को क्यों ही रखा जाएगा? लेकिन वो परिवार इतना हताश था कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मजबूरी में उन्होंने शीला को काम पर रख लिया। तो अब हमारे सामने दो तरह की गंदगी है। आइए इन्हें कंपेयर करते हैं। पहली है फिजिकल मेस, यानी घर की असली गंदगी, जूठे बर्तन, धूल से सने फर्श और बिखरा हुआ सामान। और दूसरी तरफ है इमोशनल मेस, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। लोगों के टूटे हुए अहंकार, एक दूसरे के लिए तारीफ की पूरी तरह से कमी और ऐसा माहौल जहां कोई किसी से ढंग से बात तक नहीं कर रहा। शीला की उस बेतुकी शर्त का असली मकसद अब यहाँ एकदम साफ होने लगता है। उसे इस घर के फर्श और बर्तन चमकाने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि इस घर में रहने वाले लोगों के दिमाग और उनके उलझे हुए रिश्तों को चमकाने के लिए लाया गया था। तो इस इमोशनल गंदगी को साफ कैसे किया जाए, इसके लिए हम शीला के इस बेहतरीन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। शीला ने मानो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक मास्टर क्लास ही दे डाली। उसने सब कुछ एक साथ ठीक करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक एक करके हर उस रिश्ते को पकड़ा जिसमें दरार आ चुकी थी। तारीफ की ताकत, थोड़ा सा सरप्राइज, ईगो को साइड करने की ट्रिक
और मॉडर्न जमाने की बॉन्डिंग। इन 4 तरीकों से उसने इस परिवार को फिर से जोड़ने का काम शुरू किया। तो पहला स्टेप, बनारसी साड़ी की तारीफ। शीला ने बहुत जल्दी भांप लिया था कि संजना की चिड़चिड़ेपन की असली वजह क्या है। वजह ये थी कि उसे अपने पति से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता था, खासकर उस दिन जब उसने इतने चाव से नई साड़ी पहनी थी। शीला ने बड़े ही कैजुअल तरीके से राजीव को एक टिप दी कि बस अपनी पत्नी की नई साड़ी को नोटिस करो और उसकी तारीफ कर दो। और पता है, अगले दिन जब राजीव ने संजना से कहा कि वो बहुत अच्छी लग रही है और उसकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो सच में जादू हो गया। संजना का सारा गुस्सा मानो हवा में उड़ गया। वो मुस्कुराते हुए, गाना गुनगुनाते हुए राजीव के लिए चाय बनाकर लाई। जरा सोचिए, एक छोटी सी सच्ची तारीफ ने मीलों लंबी कड़वाहट को पल भर में कैसे गायब कर दिया। अब आते हैं स्टेप 2 पर, हैंडबैग वाली स्ट्रैटेजी। अब भाई बहन यानी राजीव और नैना के बीच भी लगातार जंग छिड़ी हुई थी। नैना को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि उसका भाई उसे कभी कोई तोहफा नहीं देता। यहाँ शीला ने राजीव को एक और कमाल का आइडिया दिया। उसने कहा कि वो अपनी बहन के लिए उसकी पसंद का कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आए। शाम को जब राजीव एक खूबसूरत हैंडबैग लेकर घर लौटा और नैना से कहा, ये ले, अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए कुछ लाया हूं, तो नैना की आंखें खुशी से चमक उठी। इस छोटे से अनएक्सपेक्टेड तोहफे ने तानों और शिकायतों की उस भारी दीवार को झटके में गिरा दिया और उनका वो पुराना प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता फिर से पटरी पर आ गया। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शीला ने ननद भाभी के खतरनाक झगड़े को कैसे सुलझाया। इसे हम डी-एस्केलेशन बाय प्रॉक्सी कह सकते हैं। हुआ ये था कि खाने में नमक कम होने को लेकर संजना और नैना में भयंकर बहस हो गई थी और दोनों ने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। दोनों का ईगो बहुत बड़ा था, कोई भी झुकने या गलती मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शीला ने एक बहुत ही जीनियस चाल चली। उसने 2 पर्चियां ली, दोनों पर लिखा, सॉरी मेरी गलती थी। एक पर्ची संजना के कमरे में रख दी और दूसरी नैना के दरवाजे के नीचे खिसका दी। अब दोनों को यही लगा कि दूसरी ने अपनी गलती मान ली है। उनका वो झूठा ईगो तुरंत शांत हो गया और थोड़ी ही देर में दोनों किचन में एक साथ चाय पीते और हंसते हुए नजर आईं। बिना खुद गलती माने किसी और के जरिए सुलह कराने का ये तरीका सच में कमाल का था। और फाइनली स्टेप 4, द इंस्टाग्राम ट्रूस, यानी इंस्टाग्राम वाली सुलह। हम सब जानते हैं कि जनरेशन गैप अक्सर सास बहू के झगड़े की एक बड़ी वजह होता है। संजना की सास मनोरमा नई टेक्नोलॉजी से बहुत चिढ़ती थी और संजना उन्हें इसी बात पर ताने मारती थी। शीला ने संजना को समझाया कि वो अपनी सास का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें थोड़ा वक्त दे और उन्हें समझे। संजना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी सास के साथ एक प्यारी सी सेल्फी ली और उन्हें इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना सिखाया। यकीन मानिए, मनोरमा ये नई चीज सीखकर इतनी खुश हुई कि उनके बीच का सारा तनाव और कड़वाहट एक ही पल में खत्म हो गया। इस छोटे से मोमेंट ने उन दोनों के बीच की उस लंबी दूरी को पूरी तरह से पाट दिया। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक क्लाइमैक्स तो होता ही है ना। अब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, घर में शांति वापस आ रही थी, लेकिन तभी सबसे बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ कि आखिर ये शीला है कौन। एक दिन मनोरमा ने शीला को नैना के बचाव में कुछ बोलते हुए सुन लिया। मनोरमा बुरी तरह भड़क गईं कि ये काम वाली हमारे पारिवारिक मामलों में दखल कैसे दे सकती है, उसे इतना ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। गुस्से में उन्होंने शीला को धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश की। घर में एक बार फिर से भयंकर तनाव छा गया। ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो और अब इस बड़े रहस्य से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। तो चलिए अब उस मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं जिसने ये पूरा खेल रचा था। शीला असल में कोई कामवाली थी ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ठीक उसी वक्त घर के मुखिया यानी ससुर प्रदीप ने आकर मनोरमा को रोका और सबके सामने पूरा सच बता दिया। शीला दरअसल प्रदीप के एक बहुत करीबी दोस्त की बेटी थी। प्रदीप अपने परिवार के इन रोज रोज के झगड़ों से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने खुद शीला को एक बिहेवियरल इंटरवेंशनिस्ट के तौर पर इस घर में बुलाया था। उन्होंने ही शीला को सबकी कमजोरियों और लड़ाइयों की असली जड़ें बताई थीं। शीला का काम घर की सफाई करना कभी था ही नहीं। उसका असली काम तो इस परिवार को अंदर से टूटने और बर्बाद होने से बचाना था। और यहीं से निकलकर आती है इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात। आपको अपने फर्श साफ करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपने रिश्तों को साफ करने के लिए किसी की जरूरत है। सच कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेक अवे है। एक घर सिर्फ ईंट पत्थर या चमचमाते फर्श से नहीं चलता। एक घर तब सुचारू रूप से चलता है जब उसके अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं।
शीला ने इस परिवार के अंदर की उस जिद्दी गंदगी को साफ किया जिसे दुनिया का कोई भी महंगा क्लीनर या झाड़ू साफ नहीं कर सकता था। और इसका असर इतना शानदार हुआ कि बाद में नैना ने बिना डरे अपनी पसंद के लड़के के बारे में अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने भी खुशी खुशी उसे अपनी मंजूरी दे दी। आइए अब इस पूरी केस स्टडी के मेन पॉइंट्स को एक साथ समेटते हैं। एक घर के जो असली काम होते हैं ना, जिन्हें हम ट्रू चोर्स कहते हैं, वो सिर्फ झाड़ू पोछा या बर्तन धोना नहीं होते। असली घरेलू काम कुछ और ही हैं, जैसे रोज की भागदौड़ में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों के लिए तारीफ करना, गुस्से में चिल्लाने के बजाय शांत रहकर खुलकर बात करना, कभी जरूरत पड़े तो अपने ईगो को साइड में रखकर चुपचाप सॉरी बोल देना, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स खोजना, फिर चाहे वो साथ बैठकर चाय पीना हो या कोई नई मोबाइल ऐप सीखना। जब कोई परिवार इन इमोशनल कामों को ईमानदारी से करने लगता है ना, तो यकीन मानिए घर के बाकी फिजिकल काम अपने आप बिना किसी किचकिच के पूरे हो जाते हैं। इस केस स्टडी को खत्म करते हुए आइए हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा विचार करें। हमारे अपने घरों में ऐसे कौन से इमोशनल चोर्स या भावनात्मक काम हैं जिन्हें शायद हम हर दिन जाने अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं? जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी तारीफ है जो आपने अभी तक नहीं की है, या क्या कोई ऐसा सॉरी है जो आपके किसी छोटे से ईगो के नीचे दबा पड़ा है? इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम सब आज ही अपने घर के उन छिपे हुए इमोशनल जालों को साफ करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।